एक वक्त का किस्सा है। लोहारपुर गांव में एक बूढ़े आदमी की दुकान थी। वो आदमी उस दुकान में पुराना और कीमती सामान बेचा करता था। उसी गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी बीवी और माँ के साथ रहता था। बिट्टू कपड़ों की दुकान पर मुलाजमत करता था और मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा चलाया करता था। बिट्टू, आप एक काम करें, कल जब आप काम से वापस आए तो घड़ी जरूर लेके आना। हमारे घर में एक ही घड़ी थी, वो भी खराब हो गई। हाँ बेटा, तू कल लाजमी घड़ी लेकर आई। घड़ी खराब होने की वजह से ठीक टाइम का पता नहीं लग पाता और नमाज पढ़ने में देर हो जाती है। ठीक है बेगम और माँ जी, मैं कल लाजमी घड़ी लेकर आऊँगा। फिर अगला दिन होता है और बिट्टू घर से निकलता है और अपने काम पर आ जाता है। उसे काम करते करते शाम हो जाती है। साहब जी, अब मैं चलता हूँ, मैंने आज घड़ी भी खरीद कर जानी है। बिट्टू, तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो। तुम्हारे अच्छे अखलाक की वजह से मेरी दुकान बहुत अच्छी चलती है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम मुझसे घड़ी खरीद लेना। साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर मुझे घड़ी के पैसे दे दे तो मेरा मसला हल हो जाएगा। फिर बिट्टू दुकान मालिक से पैसे लेकर चला जाता है और उसी बूढ़े आदमी की दुकान पर आ जाता है। अंकल जी, क्या आपके पास कोई पुरानी और अच्छी घड़ी है? मैंने अपने घर के लिए खरीदनी है। हाँ बेटा, मिल जाएगी, मैं अभी दिखाता हूँ। फिर वो घड़ी दिखाता है और बिट्टू को वो घड़ी बहुत पसंद आ जाती है। अंकल जी, ये घड़ी ठीक तो चलेगी ना? हाँ बेटा, इसे बेफिक्र होकर ले जाओ, ये ठीक चलेगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो मेरे पास ले आना, मैं मुफ्त में ठीक कर दूंगा। वो तो ठीक है, पर अंकल इसकी कीमत तो बताएं। बेटा, मैं अपनी दुकान पर सब सामान मुनासिब कीमत में बेचता हूँ। तुम 400 रुपए में ये घड़ी ले जाओ। फिर बिट्टू पैसे देकर वो घड़ी ले जाता है और घर आकर बेगम और माँ को घड़ी दिखाता है। वो घड़ी देखकर खुश हो जाते हैं। बिट्टू, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, आप इतनी खूबसूरत घड़ी सिर्फ 400 रुपए में ले आए। बेगम, ये घड़ी थोड़ी इस्तेमाल हुई हुई थी, इसलिए सस्ती मिल गई। बेटा, बहुत अच्छी घड़ी है। अच्छा बहू, जा बिट्टू के लिए खाना लेकर आ। हाँ बेगम, आप खाना गरम करें, मैं इतनी देर में घड़ी दीवार पर लगा देता हूँ। फिर बिट्टू घड़ी लेकर कमरे में आता है और जैसे ही घड़ी लगाने लगता है। बेटा, तुम्हारी बकरी को आज रात सांप काट रहा है, वक्त रहते ही उसकी जान बचा लेना, वरना देर हो जाएगी। ये सुनकर बिट्टू बहुत डर जाता है और उसके हाथ से घड़ी भी गिर जाती है। ये सब क्या है? इस घड़ी से कैसे आवाज आई है? माँ जी, बेगम जल्दी आओ। छम्मो और माँ वहाँ पर आते हैं। बिट्टू उन्हें देखकर ये सब बताता है, जिसे सुनकर वो भी हैरान हो जाते हैं। बिट्टू, ये आप क्या कह रहे हो? ये घड़ी कैसे बोल सकती है? बेगम, मैं सच बोल रहा हूँ, हमें अपनी बकरी की हिफाजत करनी होगी। ऐसा ना हो सच में सांप हमारी बकरी को मार दे। बिट्टू बेटा, तू एक काम कर, रात पहरा दे, अगर सांप आए तो उसे मार दी। फिर रात होती है और बिट्टू पहरा देता है। अभी कुछ ही देर गुजरती है कि बिट्टू को अचानक सांप आता दिखाई देता है। बिट्टू जल्दी से डंडा लेकर आता है और उस सांप को मार देता है, जिससे उसकी बकरी की जान बच जाती है। फिर बिट्टू अंदर आकर सो जाता है और जल्द ही सुबह हो जाती है। बेगम, इस बकरी के चक्कर में मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। लेकिन बिट्टू, हमें इस बात का तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी बकरी सही सलामत है। हाँ बेगम, आप ठीक कह रही हो। अच्छा, मैं अब काम पर चलता हूँ। फिर बिट्टू काम पर आ जाता है और सारा दिन काम करता रहता है और शाम होते ही घर आ जाता है। फिर रात होती है तो फिर उसे उस घड़ी की आवाज आती है। बिट्टू, दुकान में आग लगने वाली है, अगर जल्द ही उसे ना बुझाया तो दुकान के सारे कपड़े जलकर राख हो जाएंगे। ये सुनते ही बिट्टू घर से निकलता है और जल्दी से दुकान के पास आता है तो देखता है कि दुकान के एक कोने में आग लगी होती है। बिट्टू जल्दी से जाता है और उस आग को बुझा देता है। समझ नहीं आ रही ये क्या माजरा है।
लगता है ये घड़ी आने वाले वक्त का पहले बता देती है। बिट्टू हैरान होता घर चला जाता है। इस तरह अगली रात को घड़ी से आवाज आती है, बिट्टू, इस गांव के चौधरी की सारी मुर्गियां कल सुबह तक मरने वाली हैं। उन्हें आज रात ही ज़िबा कर दो वरना नुकसान हो जाएगा। बिट्टू फौरन चौधरी साहब के पास आता है और उन्हें सारी बातें बताता है। बेटू, मुझे पता है तुम ईमानदार और सच्चे लड़के हो, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि सुबह तक मेरी मुर्गियां मर जाएंगी? फिर बिट्टू चौधरी साहब को अपनी बकरी और दुकान में आग लगने की बात बताता है तो उन्हें यकीन आ जाता है। पर बेटू, एक मसला है। मेरे सारे नौकर छुट्टी पर हैं और फार्म में 100 मुर्गियां हैं। अगर तुम इन्हें ज़िबा करने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा, मगर सबूत के तौर पर एक मुर्गी जिंदा रखूंगा, ये देखने के लिए कि सुबह तक मरी है कि नहीं। बिट्टू बहुत थका होता है मगर वो चौधरी को मना नहीं कर पाता और सारी रात मुर्गियां ज़िबा करने में गुजर जाती है। जब सुबह होती है तो चौधरी देखता है कि वो मुर्गी सच में मरी होती है। बेटू, तुम्हारी बात तो वाकई सच थी। तुमने मुझे ज्यादा नुकसान से बचा लिया। चौधरी बिट्टू को ज्यादा इनाम देता है। फिर बिट्टू थका हारा घर वापस आ जाता है। बिट्टू, आप सारी रात कहाँ थे? मैं तो बहुत परेशान हो रही थी। फिर बिट्टू छम्मो को सारा वाकया बताता है। बिट्टू, ये सब क्या हो रहा है? ये घड़ी कैसे आने वाले वक्त का पहले बता देती है? बेगम, मैं खुद परेशान हूँ ये सब देख कर। मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन मजबूरी है, काम पर भी जाना है। ऐसा न हो मालिक मुझे काम से निकाल दे। छम्मो बिट्टू को तसल्ली देती है। इस तरह अगला दिन भी गुजर जाता है और फिर से घड़ी से आवाज आती है, कल सुबह सख्त बारिश होने वाली है जिससे गांव में सैलाब आ जाएगा। वक्त रहते ही सबको पहाड़ पर पहुंचा दो वरना सब डूब जाएगा। बिट्टू ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और फौरन गांव के चौधरी के पास आ जाता है और उन्हें सब बताता है। चौधरी साहब भी काफी परेशान हो जाते हैं और सारे गांव में ऐलान करवा देते हैं, लेकिन कुछ लोग बिट्टू की बात पर यकीन नहीं करते। भला बिट्टू को कैसे पता लग गया कि गांव में बारिश होने वाली है, वो भी सैलाबी? लेकिन जब सुबह होती है तो काले बादल छाए हुए होते हैं और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और सब लोग अपना सामान छोड़कर जान बचाने के लिए पहाड़ी की तरफ भाग जाते हैं। इसका मतलब बिट्टू ठीक बोल रहा था। हाँ, वो सच कह रहा था। हमें उसकी बात का यकीन करना चाहिए था। इस तरह हम अपने सामान को भी पहाड़ पर ले आते। फिर सारे लोग पहाड़ पर ही रात गुजारने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ मीठा अपनी बीवी नसीबो कैंची से कहता है, बेगम, आज बहुत अच्छा मौका है, हम अमीर हो सकते हैं। मीठे, गांव की हालत तो बहुत खराब है, फिर हम कैसे अमीर हो पाएंगे? बेगम, सारे लोग पहाड़ पर मौजूद हैं और इनका सारा सामान घर में मौजूद है। हम इनके घर से सारा सामान चुराएंगे और बाद में ये इल्जाम बिट्टू पर लगा देंगे। अरे वाह मेरे मीठे, क्या कमाल का आइडिया आया तेरे दिमाग में। फिर मीठा चुपके से पहाड़ी से उतरकर गांव की तरफ जाता है। बिट्टू पहले से बैठा पहरा दे रहा होता है। ये मोटा गेंडा जहाँ भी जाओ पहले से मौजूद होता है। मुझे खामोशी से काम करना होगा। मीठा खामोशी से पानी में उतरता है और घरों में घुसता है और सामान चोरी करता है। जैसे ही वो सामान उठाकर बाहर निकलता है तो उसे पानी में सांप नजर आते हैं। बचाओ बचाओ, ये बहुत खतरनाक सांप है। बचाओ, मैं आइंदा चोरी नहीं करूँगा। मीठे का शोर सुनकर बिट्टू भी वहाँ पर आ जाता है। बिट्टू बचाओ, यहाँ खतरनाक सांप है। मैं क्यों बचाऊं, तुम चोर हो। बिट्टू मेरे भाई बचाओ, मैं आइंदा चोरी नहीं करूँगा। मीठे, सामान छोड़ो और भागो यहाँ से। फिर वो दोनों बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकलते हैं और बिट्टू मीठे को पहाड़ पर ले आता
है और सबको मीठे के बारे में बताता है। मैं तो कहता हूँ मीठे को वही सांप के पास छोड़ाओ, वो इसे काट काट के मार देंगे। मीठे को क्या सजा देनी है इसका फैसला बाद में करेंगे। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। गांव में सैलाब की वजह से कचरा फैला होता है। सब गांव वालों सुनो, मीठे और उसकी बीवी की ये सजा है कि गांव का सारा कचरा साफ करेंगे। बिट्टू कई दिनों से सोया नहीं होता, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो घड़ी तोड़ देता है। बिट्टू आपने घड़ी क्यों तोड़ी? बेगम ये हमें आने वाले वक्त का बताती थी। हमारा ईमान है गैब का इल्म अल्लाह के पास है, हमें ऐसी किसी जादुई चीज की मदद नहीं लेनी चाहिए। कल जो होगा अल्लाह की मर्जी से होगा और बेहतर होगा। मैं इतने दिनों से सोया नहीं हूँ, अब सुकून से सो पाऊंगा। हाँ बिट्टू आप ठीक कह रही हो, अब आप सुकून से नींद पूरी करो ताकि दुकान पर काम ठीक से कर पाओ। फिर बिट्टू सुकून से सो जाता है और दूसरी तरफ मीठा और नसीबो गांव का कचरा साफ कर रहे होते हैं।